आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सिद्धार्थ वर्मा हूं और मैं 2016 बैच का IITS ऑफिसर हूं। वर्तमान में मैं लखनऊ डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे में डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं। साथ ही साथ मैं एक कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलर भी हूं, जो कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ज्वाइन करने वाला हूं। आज हम आपसे एक थोड़े अलग टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हायर स्टडीज के बारे में और इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड की दो सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ जाने से मेरा ये कहना है कि आपको अपने करियर में बूस्ट भी मिलेगा, साथ ही साथ आपका नॉलेज और एक्सपोजर काफ़ी बढ़ सकता है। श्रीनिवास रामानुजन, श्री औरबिंदो, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, PC महालनोबिस और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अनेक इंटेलेक्चुअल्स और भारत के लीडर्स इन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़ के भारत में अपना कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि विश्व के लगभग 200 नोबेल लॉरिएट्स भी इन्हीं यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए हैं। अगर आप और भी इंस्पायर और मोटिवेट होना चाहते हैं इन यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन करने के लिए, तो मैं आपको 2 मूवीज हैं जो कि रेकमेंड करूंगा। पहली श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है, जिसको हम कहते हैं द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, और दूसरी मूवी है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो कि प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, जो कि प्रसिद्ध फिजिसिस्ट थे और उन्होंने फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इन 2 मूवीज को जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन 2 यूनिवर्सिटीज का एडमिशन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन की टाइमलाइन कैसी होती है, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है यहाँ एंट्री के लिए, और स्कॉलरशिप के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अप्लाई करने से पहले दोनों यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स ज़रूर विजिट करें और उन वेबसाइट्स पे जो कोर्स की डायरेक्टरी होती है डिपार्टमेंट वाइज और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उस कोर्स की डायरेक्टरी में से अपने सब्जेक्ट के कोर्सेज का चयन कर लें। चयन करने से पहले ये ज़रूर देखें कि कोर्स में क्या मॉड्यूल्स हैं, वो कोर्स के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, ताकि आपको पता चले कि क्या ये कोर्स आपके पास्ट एकेडमिक बैकग्राउंड से मैच करता है कि नहीं, और आपके फ्यूचर गोल्स में ये कोर्स कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक बार जब आपने ये रिसर्च कर ली हो और अपने कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए हो, तभी आप आगे एप्लीकेशन प्रोसेस में बढ़ें। तो सबसे पहले मैं एकेडमिक रिक्वायरमेंट की बात करूंगा, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों यूनिवर्सिटीज़ में बहुत एप्लीकेशंस आती हैं और बहुत दुनिया भर के टॉप स्कॉलर्स की एप्लीकेशन आती है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। इसलिए इन यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक रिक्वायरमेंट बाकी यूनिवर्सिटीज़ से काफ़ी हाई होती है। तो आपको अपने कोर्सेज में 2 तरीके की एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स दिखेंगी। पहला अपर सेकेंड क्लास ऑनर्स डिग्री और दूसरा फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री। तो आपने जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री करी है उसमें 2 तरीके की रिक्वायरमेंट्स अमूमन रहती हैं। अगर आपके कोर्स में मेंशन्ड है अपर सेकेंड क्लास ऑनर्स डिग्री, तो इसका मतलब हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटीज़ के रिलेशन में ये रहेगा कि आपके अराउंड 65 to 70% मार्क्स ऑन एन एवरेज अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री में होने चाहिए। और अगर फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री लिखा है तो वही रिक्वायरमेंट 70 to 75% हो जाती है। इसी का इक्विवेलेंट आप GPA और CGPA में भी निकाल सकते हैं। 2 बातें एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स में ध्यान रखने लायक हैं। पहली बात तो ये कि हर यूनिवर्सिटी के मार्क्स इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। अगर आपने इंडिया में किसी प्रेस्टिजियस या टॉप टियर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है तो आपकी रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के हिसाब से जिन यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक क्राइटेरिया हाई होता है और टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ ज़्यादा कंपटीशन होता है और इसलिए मार्क्स लाना वहाँ पे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप IITs, एम्स या इंडिया की टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट हुए हैं तो वहाँ के मार्क्स इक्विवेलेंट नहीं है किसी और यूनिवर्सिटी के। तो इस बात को ध्यान में रखें। दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि आप जिस क्लास से ग्रेजुएट हुए हैं उसमें ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आपकी स्टैंडिंग प्रिफरेबली टॉप 5% पे होनी चाहिए या एटलीस्ट टॉप 10% पे होनी चाहिए। और आपके जो एकेडमिक रेफरीज होते हैं जो आपको रेकमेंड करते हैं, उनको इस बात पे टिप्पणी करनी होती है कि आपकी क्लास में क्या स्टैंडिंग है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट।
इंडिया से जो भी छात्र ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में जाते हैं उनको एक स्टैंडर्डाइज इंग्लिश टेस्ट भी देना होता है। और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की नॉर्मली बाकी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में ज़्यादा इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। तो दो टेस्ट नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स देते हैं, या तो आईएलटीएस इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम ये टेस्ट दिया जाता है, या टोफिल टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप आईएलटीएस टेस्ट दें, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो कि ब्रिटिश काउंसिल द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में मिनिमम रिक्वायरमेंट 7.5 स्कोर की होती है। आपको 9 में से 7.5 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होते हैं। इसके अलावा इस टेस्ट में 4 सब पार्ट्स होते हैं: स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। इन चारों पार्ट्स में आपको मिनिमम 9 में 7 बैंड स्कोर लाना होता है। तो इसकी तैयारी आप अलग से करेंगे। नॉर्मली इसकी तैयारी में आपको 1 से 1.5 महीना लगेगा। ये बहुत ही डिफिकल्ट टेस्ट नहीं है, लेकिन आपकी इंग्लिश का जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने एक इंग्लिश मीडियम से अंडर ग्रेजुएट डिग्री करी है तो नॉर्मली ये टेस्ट बहुत मुश्किल नहीं लगेंगे आपको। तो आप ये प्लान कर लें कि आपको कब ये टेस्ट देना है। दूसरी एक और बात है कि फॉर्म भरने से पहले इन टेस्ट को देना जरूरी नहीं है। आप कभी भी प्लान कर लें कि इन टेस्ट को आपको कब देना है, और एडमिशन का जब कंफर्मेशन होता है, ऑफर आपका जब कंफर्म होगा, उससे पहले आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट कर ली है कि नहीं कर ली है। ये समय नॉर्मली जून जुलाई में आता है, तो उससे पहले आप टेस्ट दे दें। परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसे ही आपको टेस्ट अवेलेबल मिले आप टेस्ट दे दें, क्योंकि कोविड टाइम्स में कब लॉकडाउन आ जाए, कब थर्ड वेव आ जाए, इसका पता हमें नहीं है। और नॉर्मली अगर लॉकडाउन आ जाता है तो ये टेस्ट, इनकी डेट्स और टेस्ट सेंटर्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो ऐसा अगर आपने बहुत उसको डिले कर दिया और कोविड लॉकडाउन आ गया तो ऐसा हो सकता है कि आपको टेस्ट देने का मौका ही ना मिले। इसलिए जैसे ही आपने अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट कर दिया है, उसके बाद आपको जब भी पहली डेट मिले, आप कृपया इस टेस्ट को तुरंत दे दें। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में एक और स्पेशल बात यह है कि दोनों कॉलेजिएट यूनिवर्सिटीज हैं, यानी यूनिवर्सिटी का एक सेंट्रलाइज्ड कैंपस नहीं है। दोनों यूनिवर्सिटीज में 25 से 30 कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं। अब कॉलेजेस का क्या रोल है? नॉर्मली कॉलेजेस में आपकी सोशल लाइफ, आपका अकोमोडेशन, आपका डाइनिंग और लॉजिंग, ये सब चीजें होती हैं। और आपकी जो स्टडीज है वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अब सबसे बड़ा इशू ये आता है कि आपको ये डिसाइड करना है कि उन 25 से 30 कॉलेजेस में आप किस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं। आपको अपनी एप्लीकेशन में ये मेंशन करना होगा कि आप किस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं। अब ऑक्सफोर्ड में आपको एक प्रेफरेंस बतानी होगी और कैम्ब्रिज में आपको 2 प्रेफरेंसेस बतानी पड़ती हैं। अगर जब तक आपका एडमिशन होता है तब तक ये कॉलेजेस फिलअप कर गए तो भी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आपको अगर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया है तो कॉलेज प्लेस कंफर्म्ड होती है। अगर आपके चयनित कॉलेज में जगह नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन दूसरे कॉलेजेस में भेजी जाती है और कोई और कॉलेज आपको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इन 25 से 30 कॉलेजेस की वेबसाइट पे आप जाएं, आप देखें कि कौन सा कॉलेज है जो कि बेस्ट फिट है आपके लिए। हर कॉलेज में अपनी स्पेशलिटी है और किसी की प्रेस्टीज में कोई भी कमी या ज्यादा नहीं है। तो आप किसी भी कॉलेज में पढ़ें, डिग्री आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड या यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की ही मिलेगी। आप इस बेसिस पे डिसाइड करें कि उस कॉलेज में अकोमोडेशन कैसा है, अकोमोडेशन की कॉस्ट क्या है, उस कॉलेज की दूरी कितनी है सिटी सेंटर से या आपके डिपार्टमेंट से। कुछ कॉलेजेस कुछ सब्जेक्ट के लिए माने जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप मैथमेटिक्स में अपना मास्टर्स करना चाहें तो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज बहुत स्पेशलाइज्ड है फॉर मैथमेटिक्स, या आप अगर मेडिसिन में जाना चाह रहे हैं तो गॉनविल एंड कीस कॉलेज कैम्ब्रिज है जो कि स्पेशलाइज्ड है उसमें, तो आप उसको चूज कर सकते हैं। परंतु जो भी आपकी चॉइस हो, अल्टीमेटली आपको कॉलेज मिलेगा अगर आपको डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन दोनों यूनिवर्सिटीज में, उसके बारे में। क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज नॉर्मली 1 साल के होते हैं, कुछ कोर्सेज 2 साल के भी होते हैं। तो 1 साल के जो कोर्सेज हैं यूजुअली उसी में स्कॉलरशिप का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। 2 साल के कोर्सेज में कम ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। जो इंटरनल स्कॉलरशिप है उसके लिए कंसिडर होना चाहते हैं कि नहीं, तो उसको हमेशा यस मार्क करें।
जब आप यस मार्क करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे जिन स्कॉलरशिप्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिकली एशियन या इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती हैं। अगर किसी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए आपको एक स्पेसिफिक कुछ स्टेटमेंट्स लिखने के लिए आते हैं तो उनको ज़रूर सबमिट करें। उसके लिए आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपको प्रॉम्प्ट कर देगा अगर कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी स्कॉलरशिप के लिए। दूसरी मैं बात करूंगा एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी के बाहर के ट्रस्ट या फंड्स या फॉरेन गवर्नमेंट सैंक्शन करती हैं। ये स्कॉलरशिप्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत प्रेस्टिजियस होती हैं, इनका प्रोसेस भी लंबा होता है और इसमें आपको बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो ब्रिटिश फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस है, जो ब्रिटिश फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा दो स्कॉलरशिप्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं। एक है चीवनिंग स्कॉलरशिप और दूसरी है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। अब चीवनिंग स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है वो अगस्त से शुरू हो जाता है। आपको अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में उसका फॉर्म सबमिट करना होता है, तो वो फॉर्म जरूर सबमिट करें। उसमें फॉर्म के साथ आपको 4 एसेज सबमिट करने होते हैं, तो उन एसेज पे समय बिताएं, उनको अच्छे से लिखें और ये फॉर्म जरूर सबमिट करें। चीवनिंग स्कॉलरशिप साल भर में लगभग 40 से 50 इंडियंस को मिलती है और ये सिर्फ 1 साल के कोर्स के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ 18,000 पाउंड की लिमिट है। तो एमबीए में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको फुल चीवनिंग स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती है, तो ये ध्यान रखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 कोर्सेज उसमें अपनी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। तो चीवनिंग स्कॉलरशिप में पहले आप अप्लाई करेंगे, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उसमें एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू और आपकी एप्लीकेशन के बेसिस पे फाइनल रिजल्ट अराउंड जून जुलाई मिलता है। दूसरी स्कॉलरशिप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप अवेलेबल है। उसका नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो भारत सरकार की है उसकी वेबसाइट पे आता है। नॉर्मली जो इसका नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच कभी भी आ सकता है, तो वेबसाइट समय समय पे विजिट करते रहें और ध्यान रखें कि कब उसका नोटिफिकेशन आ रहा है। इसमें आपको फॉर्म कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन का भी भरना होता है और एक फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का होता है जो भारत सरकार में आपको सबमिट करना होता है। अगर आपको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का ऑफर मिला है तो शॉर्टलिस्ट होने की चांसेस काफ़ी अच्छी होती हैं। तो इन 2 स्कॉलरशिप्स में ज़रूर अप्लाई करें अगर आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जा रहे हैं। इसके अलावा 2 एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स हैं। एक रोड स्कॉलरशिप है जो कि सिर्फ ऑक्सफोर्ड के लिए है। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको 25 साल की उम्र से कम होना पड़ता है। साथ ही साथ कैम्ब्रिज में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है जिसको बोलते हैं गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप। जो गेट्स फाउंडेशन है बिल गेट्स की, इसके द्वारा इस स्कॉलरशिप की स्थापना की गई है और ये नॉर्मली सबसे ज़्यादा पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए होती है, परंतु मास्टर्स के भी कुछ लोगों को मिलती है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है और आपको कैम्ब्रिज एप्लीकेशन फॉर्म में ये सेलेक्ट करना होता है कि आप गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। तो गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप के पेज पे ज़रूर जाएं और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करके इसमें अप्लाई ज़रूर करें। ये था स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन। स्कॉलरशिप्स में आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी और इसका जो प्रोसेस है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साइड बाय साइड चलता रहेगा। तो अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस के खत्म होने का इंतजार ना करें। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं साथ ही साथ स्कॉलरशिप का प्रोसेस भी शुरू कर दें। तो दोस्तों ये थी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स और स्कॉलरशिप के ऑप्शंस। अब मैं आपको कुछ फाइनल टिप्स दूंगा जो कि आपकी मदद करेंगी इस एप्लीकेशन प्रोसेस में। पहली आपको सजेशन ये है कि अप्लाई अर्ली, जितना जल्दी से जल्दी हो सके अप्लाई करें, क्योंकि डेडलाइन नॉर्मली कुछ कोर्सेज में नवंबर और कुछ कोर्सेज में जनवरी या फरवरी होती है। डेडलाइन का इंतजार करने में एक ये नुकसान है कि काफ़ी कोर्सेज में रोलिंग एडमिशन होते हैं, यानी जैसे जैसे आप अप्लाई करते हैं वैसे वैसे आपकी एप्लीकेशन कंसिडर होती हैं। खास करके कैम्ब्रिज में ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे डेडलाइन अप्रोच हो वैसे उस कोर्स में जितने रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट को मिल जाए। तो जब तक आप अप्लाई करेंगे तब तक बहुत कम प्लेसेस अवेलेबल रहेंगी या कोर्स बंद भी हो सकता है। बेस्ट टाइम अप्लाई करने का है सितंबर और अक्टूबर। जल्दी अप्लाई करने से ये भी होता है कि आपने एक बार अप्लाई कर दिया, उसके बाद अपने दूसरे टेस्ट जैसे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, स्कॉलरशिप के इंटरव्यूज, उसकी तैयारी में आप अपना समय डिवोट कर सकते हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो जल्दी अप्लाई करें, सितंबर अक्टूबर तक अप्लाई कर दें। दूसरा रिकमेंडेशन ये है कि आप जो भी रिटन वर्क सबमिट करें, चाहे पर्सनल स्टेटमेंट हो
चाहे एसेज हो, वो बिल्कुल ओरिजिनल सबमिट करें और उसमें बिल्कुल ऑनेस्ट रहें। ऐसे कोई भी क्लेम्स ना करें जो कि सत्य ना हो, ऐसे कोई भी अचीवमेंट्स क्लेम ना करें जो कि आपसे रिलेटेड ना हो और सिर्फ एप्लीकेशन की वैल्यू बढ़ाने के लिए करें। बी ओरिजिनल और बी ऑनेस्ट। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो छात्र अभी अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री में है और आगे अप्लाई करना चाहते हैं, वो अपने एकेडमिक्स पे फोकस करें, क्योंकि एकेडमिक्स हमेशा प्राइम क्राइटेरिया होता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन का। अपनी एकेडमिक्स पे ध्यान दें और को करिकुलर एक्टिविटीज में भी ध्यान दें, वॉलेंटियर वर्क करें, अपनी प्रोफाइल को बेहतर करने की कोशिश करें। जो लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल स्फीयर में आ चुके हैं, कहीं काम करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, वो अपने वर्क प्लेस पे ज्यादा से ज्यादा एरियाज में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। अपने किसी प्रोफेसर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के टच में रहें, क्योंकि आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ जितना ज्यादा आप बेहतर कार्य कर सकें और अपनी फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकें, जिसको आप अपनी एप्लीकेशन में आगे चल के कोड कर पाएंगे, एक्टिव रोल प्ले करें अपने वर्क एनवायरनमेंट।